किसका पत्र है ऋचा? सास ने पूछा। पिताजी का पत्र है माँ जी, गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया है। उसने उत्तर दिया। जाना चाहती हो क्या? पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, मोनू की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़े ही हैं कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े। ऋचा व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर पति भी मुस्कुरा कर रह गए। माँ दूसरी ओर देखने लगी पर ऋचा तिलमिलाकर रह गई। पुरानी घटनाएं तेजी से उसकी आंखों में सामने घूमने लगी। घड़ी के समय देखते ही ऋचा अपने पति सनोज से बोली थी, कितनी देर कर दी, गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तो तुम्हारे कार्यालय में कई बार फोन किया था, कहाँ चले गए थे? क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? सनोज सुनते ही झुंझला गया था। किंतु जल्दी भूल जाते हो तुम, सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है, ऋचा ने याद दिलाया। सहारनपुर से आए हुए कितने दिन हुए थे? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो, अब फिर जाने की तैयारी कर ली। अरे तो क्या हो गया, बेटी हूँ उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी ही ना। क्या तुम जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं? ऋचा नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करते हैं, मेरे भी माता पिता हैं। 1 वर्ष हो गया है विवाह को, कितनी बार गया हूँ। पुरुषों की बात दूसरी है, तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो, अब भला तुम्हें उनसे कितना लगाव रहेगा। तुम तो परिवार के साथ रहते हो, अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते फिरते रहते हो, इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बात करने की आवश्यकता नहीं है। माँ जी का फिर फोन आया तो कह देना अभी आना संभव नहीं है, यहाँ मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। सनोज एक अंतर पत्र निकालकर सामने रख दिया। तब तो और भी आसान है, माँ जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। ऋचा ने छोटी बच्ची की तरह प्रसन्न होकर कहा, जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं, तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचोगी। सनोज ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं को भी कुछ चिंता है तुम्हें, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। कजरी तीज का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो माँ कितना बुरा मानेंगी। ऋचा तैस में आ गई। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इस बार मेरी भी बात तुम मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सनोज ने मिन्नत की। देखो ट्रेन का समय हो रहा है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम समझते होगे कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो ये बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक मार्ग मुझे भी मालूम है। ऋचा का उत्तर था, तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती, मेरी जान भी छूटे, माता पिता भी इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था। सनोज क्रोध में इतनी जोर से चीखा कि ऋचा एक क्षण को तो स्तंभित रह गई, किंतु दूसरे ही क्षण चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। ऋचा ने खाना पीना छोड़ रखा था। सनोज ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और बिफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो, तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है और उससे लाभ ही क्या है। अंततः सनोज ने दुखी होकर हथियार डाल ही दिए और ऋचा सहारनपुर आ गई थी। 6 महीने बीत गए थे। सनोज ने ऋचा की सुधि नहीं ली और ऋचा को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए जाएगी नहीं, किंतु आज रागनी भाभी का व्यंग उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी ना समझ पाती। वह फिर सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर माँ चुप रह गई थी। इस बात ने उसे और अधिक आहत किया था। पहले भी माँ कई बार ऋचा को खोद खोद कर पूछ चुकी थी, कितने दिन बीत गए हो, सनोज का कोई पत्र क्यों नहीं आया। उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है माँ। वह हंसने का प्रयत्न करती पर हंस न पाती, किंतु आज इस घटना से उसे पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था।
अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे ऋचा, क्या बात है? शाम अभी तक सो रही हो? अचानक रागिनी ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो वह चौंक कर उठ गई और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही नहीं पाई। तबीयत ठीक है ना भाभी, बत्ती बुझा दो, वह बोली। बुखार तो नहीं है, भाभी ने माथा छूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन सोमा का विवाह है, वहां भी तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ। रागिनी ने कहा, मेरी ओर से सोमा से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी। जी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऋचा की आंखें डबडबा आई। ऋचा, तुम्हारे सिर दर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर नाराज ना हो, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग का पश्चाताप से भर उठी थी। पर क्या करूं, कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती। पर क्या अब मैं तुम्हें चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर भी तुमसे माफी मांगूं? रागिनी दुखी स्वर में बोली। कैसी बात करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? ऋचा उदास स्वर में बोली। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? रागिनी ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा भाभी? ऋचा, तुम यहाँ रहती हो तो मुझे घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जरा सा सनोज के पैर पकड़कर, पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख ही सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे यहाँ आए 6 माह हो गए हैं, किसी ने मेरी चिंता की, किसी न किसी की पहल करनी ही पड़ेगी। ऋचा, सच बताना, तुम सनोज से लड़कर आई हो ना? हाँ, ऋचा ने सर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी। मैं नहीं सोचती थी कि माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा रहा होगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह सकते और सनोज से संपर्क करने को शायद उनका आड़े आ जाता होगा। रागिनी बोली। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। ये छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन को विष घोल देती हैं। सनोज और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वो भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना होगा कि तुम क्या चाहती हो, रागिनी ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और सारे घर में मैं ढूंढ आई हूँ। तभी माजी आ गई और दोनों की बातचीत बीच में रह गई। ऋचा की तबीयत ठीक नहीं है माजी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। रागिनी ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है। अरे इसका चेहरा तो उतरा हुआ है। ठीक है, तुम चली जाओ, इसे आराम करने दो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ऋचा नहीं जा रही तो आप चलिए। रागिनी बोली। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही ऋचा उठी। रागिनी भाभी की बातचीत उसके मन काफी हल्का हो गया था। वह दिल्ली सनोज को फोन करके प्रयत्न करने लगी, पर वो जब तक बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि सनोज के पड़ोसी लाल भाई का फोन नंबर उसके पास है। अतः उसने उनके संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं ऋचा बोल रही हूँ। सनोज कैसे हैं? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। ऋचा लाल भाई की पत्नी की आवाज पहचान कर बोली। अरे ऋचा बोल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर जम ही गई हो, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हो। एक क्षण को ऋचा मौन रह गई। किस मुंह से कहे कि सनोज की प्रतीक्षा की आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, लाल भाई की पत्नी पुनः बोली। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, आवश्यक कार्यवश नहीं आ सकी। बहुत देर से सनोज का फोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वह कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंगललियां मना रहे हैं, हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर वो कौन सुनता है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, परंतु मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही सनोज बुरा मानेगा।
वह बोली, घर के सदस्य विवाह के लौटे तो रिचा अस्त व्यस्त दशा में बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था। क्या हुआ रिचा? देखते ही सबने समवेत स्वर से पूछा। मुझे दिल्ली जाना है, वह शून्य में देखती हुई बोली। अब इस समय तो रात के 12 बजे हैं। भैया आश्चर्यचकित होकर बोले। पर क्या हुआ? माँ उलझन भरे स्वर में बोली। मुझे यहाँ भेजकर सनोज रंगरलियां मना रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसी ने बताया है। मैंने फोन किया था। सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे। पिताजी बोले। वह रात बच्चों को छोड़कर सबने आंखों में ही कटी। दूसरी दिन सूर्योदय पूर्व ही रिचा पहली बस पकड़कर भैया के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो सनोज तो नहीं था, पर उसकी माँ वहां थी। आप कब आई माँ जी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछे। मैं तो 4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था सनोज का विवाह हो गया है तो उसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 4 महीने पहले ही बहुत बीमार हो गया था और रिचा सहारनपुर जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। सनोज की माँ शिकायत भरे स्वर में बोली। सचमुच गलती रिचा की है माँ जी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए। ना समझ है, आगे ऐसी भूल नहीं होगी। भैया बोले। कैसी बात करते हो बेटा? मैं तो प्रसन्न हूँ कि घर की लक्ष्मी घर आ गई। अब मैं अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे। वह बोली। सनोज काफी रात घर लौटा है। वह रिचा के देख हैरान हो गया। यहाँ कोई घर आने का समय है? रिचा एकांत पाते ही बोली। उत्तर ने सनोज अपनी हंसी ना रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? रिचा ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने का कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सनोज बोला। मुझे लाल भाई की पत्नी ने सब बता दिया है। रिचा ने आंखें तरेरते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या? यही कि तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है, यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था। यह तो तुम्हें उन्हीं से पूछो। मैंने बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी विजय पर इतला रहे हो। कैसी बात कर रही हो रिचा? हम दोनों क्या अलग हैं जो अपमान और सम्मान जैसी अच्छी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी रही? बात मेरे वहां ना आने की तो एक बार लिखा होता या फोन कर दिया होता तो मैं सिर के बल दौड़ाता। मुझ पर अपना जरा भी अधिकार समझाते तो बिना बुलाए आ सकते थे। आ सकता था, पर सच कहो तुम ठहरी इकलौती बेटी याद है। मेरे माना करने पर तुम कितने क्रोध में आ गई थी। वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ न आती तो शायद मैं सह ना पाता। रिचा सोच रही थी कि सनोज के विचार कितने सुलझे हुए हैं और वह जिसने अपनी हठ धर्मी के कारण सब जीवन में विष घोल दिया था, वह तो रागिनी भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।